तो डायपोल में दो पॉइंट चार्जेस अपोजिट नेचर, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, दोनों के बीच में कुछ फिक्स डिस्टेंस है और उस डिस्टेंस को हम कितना मानते हैं 2l। 2l क्यों? क्योंकि अगर हम इसका सेंटर लेंगे तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है l, यहां से यहां का डिस्टेंस l। अगर हमको इसको बीच से पकड़कर घुमाना है तो घुमाने के लिए रेडियस कितना बनेगा l, तो हमको फ्रैक्शन नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हम इसका डिस्टेंस कितना लेते हैं 2l। उसका हमको मैथमेटिकल एडवांटेज होता है। ओके, तो ये रहा डायपोल। अब इस डायपोल का इफेक्ट कितना होता है, क्या हम उसके इफेक्ट को, क्या हम उसकी ताकत को क्वांटिफाई कर सकते हैं, क्वांटिटी बना सकते हैं क्या? आंसर इज यस, बना सकते हैं। तो हमने उसको क्वांटिफाई किया और उसका एक नाम रखा, उसका नाम हमने रखा डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट। So dipole moment shows effectiveness of a dipole। जिसका मोमेंट ज्यादा होगा उसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा होगी, उसकी ताकत ज्यादा होगी, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा टॉर्क, सब चीजें ज्यादा बनाया करेंगे। ओके, तो डायपोल मोमेंट को नापेंगे कैसे? तो डायपोल मोमेंट को हमने पहले एक सिंबल दिया P और इसका क्वांटिटी को नापने का तरीका किया चार्ज मल्टीप्लाइड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, Q into 2l। This is dipole moment। फिर से देखिए, मोमेंट के लिए हमने क्या पढ़ा हुआ है? सेंटर ऑफ रोटेशन से फोर्स का डिस्टेंस, मास का डिस्टेंस, उसको मल्टीप्लाई करिए तो वो क्या बनाता है? मोमेंट। ये इसका सेंटर है। इधर चार्ज कितना रखा हुआ है? Q। इसने कितना मोमेंट बनाया? QL। ये इसने कितना मोमेंट बनाया? QL। टोटल कितना मोमेंट बना? 2QL। 2QL टोटल मोमेंट बना। तो अगर हम इसको ऐसा गिनते हैं QL तब भी क्या आता है? 2QL। अगर ये गिनते हैं Q इंटू टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू, टोटल डिस्टेंस कितना है? 2L, तब भी कितना आएगा? 2QL। और अब आपको न्यूमेरिकल बनाते समय ये ध्यान रखना है कि जब माइनस और प्लस के बीच का डिस्टेंस हमको दिया जाए तो उस डिस्टेंस को आप L नहीं मानेंगे, कितना मानेंगे? 2L। समझ आया? उस समय वहां पर गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये डायपोल मोमेंट बना P इज इक्वल टू Q2L। अब ये हमारे लिए एक नई चीज है, ये डायपोल मोमेंट जो क्वांटिटी बनी, तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि ये डायपोल मोमेंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी? तो आंसर है डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास डायरेक्शन होनी चाहिए। ये इसका मैग्नीट्यूड है तो इसकी डायरेक्शन किधर होती है? तो हमारा आंसर है Q तो स्केलर क्वांटिटी है, दिस लेंथ इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये इसका वेक्टर फॉर्मूला बना। तो P की डायरेक्शन कौन सी लेनी है? जो लेंथ की डायरेक्शन है। अब इसमें लेंथ की डायरेक्शन किधर से किधर होती है? मैथमेटिक्स कैसे चलती है? माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, लेफ्ट टू राइट। So direction of dipole moment is from negative charge to positive charge। Direction of dipole moment is from negative to पॉजिटिव चार्ज। ठीक है? ये तो ये हमको याद रखना है एज माइनस टू प्लस। ठीक है? तो ये है डायपोल मोमेंट। अब डायपोल के बारे में हम आगे क्या स्टडी करेंगे? डायपोल में दो तरह के चार्जेस होते हैं, प्लस भी और माइनस। अभी तक हमने पढ़ा कोई भी पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है। लाइन में डिस्ट्रीब्यूट है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, उसकी क्वांटिटी लिखी है। अगर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है तो भी बना सकता है। पर अगर वो डायपोल में है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा?
जिसमें एक चार्ज कौन सा है प्लस और एक कौन सा है माइनस। तो अगर एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बने और एक नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बने तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाना चाहिए, 0। क्या ऐसा होता है? तो आंसर इज नो, ऐसा नहीं होता। डायपोल इज कैपेबल ऑफ मेकिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। क्यों? क्योंकि हम जो भी पॉइंट की चॉइस करेंगे उससे प्लस क्यू का डिस्टेंस अलग होगा और माइनस क्यू का डिस्टेंस अलग होगा। अगर डिस्टेंस अलग होगा तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत अलग अलग होगी, स्ट्रेंथ अलग अलग होगी। अगर स्ट्रेंथ अलग अलग होगी तो दोनों को ऐड करेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, कोई ना कोई एक उसमें बड़ा हो जाएगा और दूसरा छोटा हो जाएगा, तो कैंसिलेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए देयर विल बी ए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने स्टडी करना है, हाउ मच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल। ओके, तो ये छोटे से डेरिवेशंस हैं, इसको आप क्विकली याद कर सकते हैं और कभी कभी ये डेरिवेशन पार्ट में पूछे भी जाते हैं। तो इसको लेते हैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल जब हम स्टडी करते हैं तो ये डायपोल है, अलग अलग जगह पर अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो हमने इसकी लोकेशंस के स्टडी करने के लिए 3 पार्ट बना दिए। पहले हम स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इस लाइन पर कितना होता है। इस लाइन का नाम है एक्सिस। If there is any point on the axial line, how much will be electric field? This will be one type of study. दूसरी स्टडी हम क्या करेंगे, इस लाइन पर स्टडी करेंगे। इसको कौन सी लाइन बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। कौन सी? ट्रांसवर्सल। So this is transversal line. If there is a point on transversal line, then how much will be the electric field? ये दूसरी स्टडी करेंगे। और तीसरी स्टडी करेंगे इफ देयर इज ए पॉइंट एनीवेयर व्हिच इज नाइदर इन दिस लाइन नॉर इन दिस लाइन, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो ये हमारी स्टडी 3 पार्ट में होगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सल पोजीशन, ऑन एक्सल लाइन। यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया। अब क्वांटिटी बनाने के लिए ये पॉइंट डायपोल से कितना दूर है, तो ये पॉइंट डायपोल से कितना दूर है, तो हम देख रहे हैं यहाँ से डिस्टेंस अलग है, यहाँ से डिस्टेंस अलग है। किस डिस्टेंस को हम डायपोल से डिस्टेंस बोलेंगे, तो इसका सॉल्यूशन आप सब भी सोच सकते हो। इस डायपोल का सेंटर लेंगे और सेंटर से जितना डिस्टेंस होगा दैट विल बी टेकन एज डिस्टेंस फ्रॉम डायपोल। तो डिस्टेंस फ्रॉम डायपोल कहां से लिया जाएगा? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। ये डिस्टेंस को हमने लिया r। ये डिस्टेंस फ्रॉम डायपोल है, डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं। बताइए पॉजिटिव से ये इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्टेंस, ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना हुआ? यहां से यहां तक r और यहां से यहां तक l माइनस हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? r माइनस l। निगेटिव से ये डिस्टेंस कितना है? r प्लस। ठीक है, तो इसी चीज को लेके हम आगे बढ़ते हैं। E ड्यू टू प्लस Q, E ड्यू टू प्लस Q कितना होगा? 1/4π Q अपॉन R माइनस L स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद है, पॉइंट चार्ज के कारण डिस्टेंस का स्क्वायर। नाउ E ड्यू टू माइनस Q 1/4πε0 माइनस Q, माइनस को सामने ले आते हैं, Q अपॉन R प्लस L स्क्वायर। क्या आप बता सकते हैं कि दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है?
जिसका डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा, ये डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो किसके कारण ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? प्लस क्यू के कारण। और प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? बाहर जाते हुए, और नेगेटिव चार्ज का कैसा होता है? अंदर आते हुए। तो क्यों? नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है? अट्रैक्ट, और पॉजिटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है? रिपेल। तो यहां पर फील्ड की डायरेक्शन कौन सी आएगी? नेट फोर्स या नेट फील्ड। क्यों आई समझ में आया? पॉजिटिव के कारण, पॉजिटिव के कारण यहां हमने एक टेस्ट चार्ज रखा, तो ये प्लस क्या करेगा? उसको रिपेल। माइनस क्या करेगा? अट्रैक्ट। कौन बड़ा है? जो नजदीक है, इसका फोर्स ज्यादा होगा, तो अल्टीमेटली नेट फोर्स कैसा मिलेगा? गोइंग इन राइट डायरेक्शन। ओके, so how much will be net? Net E will be addition of the two. इन दोनों को ऐड करिए, कॉमन क्या निकलेगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचा? 1 अपॉन R माइनस L स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L स्क्वायर। इसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व करने से देखिए दिस विल बी इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल। ये होल स्क्वायर वैसे ही है, अंदर अंदर में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब ऊपर में क्या आ जाएंगे? ये इधर, ये इधर, आर प्लस एल स्क्वायर माइनस R माइनस एल। कैंसलेशन क्या क्या होगा? R स्क्वायर और L स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, वो दोनों कैंसिल। इधर क्या होगा? 2RL माइनस माइनस 2RL प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया? 4RL। सो दिस इज इक्वल टू 4RL, 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर टू द पावर 2, और सामने क्या चला आ रहा था? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें से थोड़ा सा आइसोलेशन करिए, देखिए L यहां से लो, इस 4 में से 2 ले लो, और ये Q ले लो, 2QL। 2QL किसका फॉर्मूला है? Q 2QL is formula for डायपोल मोमेंट, और उसका सिंबल क्या है? P, तो उसको हमने लिख दिया P। तो ऊपर सिर्फ क्या बचा? इसका 2, एंड दिस इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस। ये आ गया। अब इसमें एक छोटा सा अप्रोक्स, वैसे रिजल्ट आ गया। दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इसमें अब हम एक अप्रोक्सीमेशन करते हैं। ये जो हमारा R होता है, ये L के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है, क्योंकि L क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, और ये साइज बड़े छोटे होते हैं डायपोल के। तो L बहुत छोटा होता है और R उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है। तो ये जो माइनस L स्क्वायर है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जैसे 2 माइनस 0.0002, अब हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल क्या कहता है? दैट इज इक्वल टू 2। इसी तरह से हम चाहे तो L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लिखेंगे क्या इसको? L इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू R, therefore L square is neglected. L square is neglected. अगर हमने इसको नेग्लेक्ट किया तो E कितना बचा? अब इस E को हम यहां पर लिखते हैं। E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught
2p 1 को छोड़ दीजिए 2p अपॉन l स्क्वायर को छोड़ देना है। ये r बचा है, लेट्स राइट हियर r और नीचे कितना आ गया r स्क्वायर का स्क्वायर r टू द पावर 4। एक r कैंसिल हो गया तो ये कितना बचा, दिस इज अवर फॉर्म 2p अपॉन r क्यूब। 1 अपॉन 4 पाई नॉट तो कांस्टेंट है, वो तो रहेगा मीडियम का। तो डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला, 2p अपॉन r क्यूब। कौन सी सिचुएशन में, when it is on the एक्सेल। ठीक है, तो आज हम लोग इतना करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डायपोल में आज हम इसकी सेकेंड सिचुएशन स्टडी करेंगे। ये डायपोल में -q प्लस q दोनों के बीच का डिस्टेंस r। एक चार्ज यहाँ रखा है, एक चार्ज यहाँ रखा है, ये उनके बीच का डिस्टेंस है r। और हमने इस बार स्टडी करना है कि इसकी लोकेशन, हमारे पॉइंट की लोकेशन इस ट्रांसवर्सल लाइन पर है। ट्रांसवर्सल लाइन पे यहाँ पर लोकेशन है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सो वी विल मेक इट दिस वे। सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस r है। डायपोल के बीच का डिस्टेंस हम कितना मानते हैं, 2l। तो ये डिस्टेंस है l, ये डिस्टेंस है l। अगर ये डिस्टेंस l है, ये डिस्टेंस r है, तो ये वाले डिस्टेंस को हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं और ये डिस्टेंस होगा रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। दिस इज आल्सो रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर हमने पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस, one is here and both will make electric field at this point। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे और उनका वेक्टर सम कर देंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। प्लस q यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेक्टर। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय क्वांटिटी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस हमने लेना है और इसका स्क्वायर कितना होता है, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस बिकॉज ऑफ दिस चार्ज। नाउ बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है टुवर्ड्स द चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कैसा बनाता है, अवे। तो इसका यहां पर हमने बनाया, दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स electric field due to minus q. Now, how much will be this electric field? This electric field, if we call this electric field as E1, this electric field as E2, so this E2 is equal to again 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square plus l square। लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन कैसी है, अलग अलग। ये प्लस इसको रिपेल करेगा यहाँ पर रखे हुए किसी भी चार्ज को, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये माइनस यहाँ पर रखे हुए चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बने E1 और E2, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे हैं, E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड दोनों आपस में इक्वल है। लेट्स कॉल दिस मैग्नीट्यूड इज E। तो ये वाला, इसका मैग्नीट्यूड लंबाई E है, इसकी लंबाई भी E है। ओके, इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ एंगल होगा। नाउ दिस एंगल वी विल हैव टू ऐड दीज टू। इसको ऐड करने के लिए हम ये तरीका निकालते हैं, इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं और इसके नॉर्मल यहाँ पर लाइन खींचते हैं।
ये इसके नॉर्मल है, इसलिए ये वाली लाइन और ये लाइन ये दोनों आपस में पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं, देन दिस एंगल इज थीटा, because these two are equal, this angle is also theta. Now this is theta and these two lines are parallel, so this angle is also theta. Again, this is theta, these two lines are parallel, so this angle is also theta. Okay, now we make component of these two. इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इसका मैग्नीट्यूड है E. इसके हमने दो कंपोनेंट किए, तो ये कंपोनेंट, this component will be E sin theta, और जो थीटा की साइड में है वो कंपोनेंट कितना हो जाएगा? E cos theta. इस E के दो कंपोनेंट किए, this component will be again E cos theta and this component will be E sin theta. Now what we find? E sin theta upside, E sin theta in this direction cancel each other. तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, दिस E is equal to 2E cos theta. Now we put the values. किस किस की वैल्यू रखेंगे? E की वैल्यू रखेंगे और cos theta की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ देखिए E की वैल्यू क्या रखनी है? E की वैल्यू हमने यहाँ निकाल कर रखी हुई है दिस, तो इसको हमने रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये E की वैल्यू आ गई। उसके बाद cos थीटा, इसका cos क्या होता है? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, so this is L divided by this quantity. So L divided by R square plus L square root. Root means power half. ये आ गया। अब थोड़ा इसको देखिए, this 2 multiplied by Q multiplied by L, 2QL किसका फॉर्मूला होता है? P. What is P? Dipole moment of the dipole. This is P divided by 4 pi epsilon naught, 4 pi epsilon naught. This is R square plus L square to the power 1 multiplied by R square plus L square to the power half. Power 1 and power half. This gives us power 3 by 2. इसकी पावर R square plus L square. Is it clear? तो ये हमारा एक्सप्रेशन बना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट E. तो ये E एट P और ये P कहां पर है? ट्रांसवर्सल लाइन। इसको P लिख सकते हैं या ट्रांसवर्सल पोजीशन है, तो वी विल राइट इट T. E at transversal point is P upon 4 pi epsilon naught R square plus L square 3 by 2. अब इसमें एक अप्रोक्सीमेशन देखिए, अगर ये डिस्टेंस L is very small compared to R. If that is there, then L square can be neglected. Then what will be this expression? तो condition क्या है उस expression की? R is much larger than L. Then electric field at transversal point is equal to P upon 4 pi epsilon naught R square plus L square. उसमें से L square रिजेक्ट कर देंगे and this will be 4 pi epsilon naught R square to the power 3 by 2. R square to the power 3 by 2 will give R cube. This. So this is electric field R at transversal point. याद रखिए हमने एक्सल पॉइंट पर पहले निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वाज 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R क्यूब, और ये एक्सल पॉइंट पे था। अभी हमने निकाला है E एट ट्रांसवर्सल, दिस इज P अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3। दोनों एक्सप्रेशंस को देखिए क्या अंतर है, दोनों एक्सप्रेशन एक समान है एक्सेप्ट कि इसके सामने क्या है, q। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सल लाइन इज ट्वाइस स्ट्रॉन्ग। इससे ये इसकी स्ट्रेंथ डबल होती है। अगर दोनों का r सेम है तो इसकी स्ट्रेंथ डबल होती है। ओके, सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ट्रांसवर्सल लाइन। ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होनी चाहिए। अब इसकी डायरेक्शन किधर होती है, तो इसमें हमको दिख रहा है ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों ऐड अप हो गए, देन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस डायरेक्शन को हम लोग वर्ड्स में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो इसका रेफरेंस कहां से उठाते हैं, -q टू +q। ये डायरेक्शन किसकी है, तो आंसर है ये डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की। और ये कैसा है, इसके पैरेलल बट अपोजिट। So the direction of electric field produced is opposite to the direction of dipole moment. Opposite to the direction of dipole moment. तो ये इसकी डायरेक्शन के लिए लिख लेना, E.T. opposite to P। जबकि आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सल लाइन निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सल लाइन दैट वाज अलोंग P, वो P के साथ साथ निकला था और ये P के अपोजिट। That is electric field due to dipole at any point which is neither on the axial line nor on the transversal line। अगर ऐसा होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा। अब उसके लिए हमारे पास एक बड़ा छोटा तरीका है उसका एक्सप्रेशन निकालने का। This is a dipole, this is -q, this is +q, this is ट्रांसवर्सल लाइन, this is एक्सल लाइन, और हमारा पॉइंट यहाँ पर है, it is neither on the axial line nor on transversal line। यहाँ से हमने इस पॉइंट को मिलाया, this is the distance, पोजीशन वेक्टर r, ये r इसका मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर पॉइंट B है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये दो चीजें हमको निकालनी है। तो शुरू करते हैं। इसके लिए हम लोग एक दूसरा तरीका निकालते हैं। दूसरा तरीका कैसे निकालते हैं, हम लोगों को मालूम है डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और उस डायपोल मोमेंट के अगर डायपोल के एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उसका मोमेंट कितना होता है, उसका फील्ड कितना होता है, ट्रांसवर्सल पे कोई पॉइंट है तो उसका फील्ड कितना होता है, ये दोनों क्वांटिटीज हमको मालूम है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ एक वेक्टर बनाते हैं, दिस वेक्टर, दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स P। व्हाट इज P, डायपोल मोमेंट। इस वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, किसी भी वेक्टर को हम लोग दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हमने रिजॉल्व किया, देखिए ये वाले वेक्टर को एक कंपोनेंट इस तरफ यहाँ से परपेंडिकुलर बनाया और दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर इस तरफ, तो एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट। अब ये वाला पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर r है, ये डायपोल मोमेंट के साथ एक पर्टिकुलर एंगल बनाता है थीटा। अगर ये एंगल थीटा बनाता है तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, दिस कंपोनेंट विल बी P cos थीटा। और ये किसका ये है, अगर इस पूरे का कंपोनेंट दिखाएंगे तो उसको हम ऐसे दिखाएंगे, और इस पूरे का इधर का कंपोनेंट दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे। तो देखिए ये जो P वेक्टर था, इसके दो कंपोनेंट हमने बना दिए, वन इज अलोंग R
इस वेक्टर को, इसको क्या बोलेंगे कंपोनेंट को, अलोंग आर, एंड दिस इज नॉर्मल टू आर। ये दो कंपोनेंट बना दिए, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा p cos थीटा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा p sin थीटा। अब हम क्या करते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालना है, एक बार निकालते हैं इसके कारण, दूसरी बार निकालते हैं इसके कारण, और फिर उन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। ये तरीका आसान क्यों है? ये तरीका इसलिए आसान है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी दो फॉर्मूलाज हैं। इसके रिस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट P बताइए एक्सिस पर है कि इसकी ट्रांसवर्सल लाइन पर है? एक्सिस पर है, ओके। यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है r, तो यहां पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनेगा? आंसर है इसी लाइन की डायरेक्शन में ऐसा बनेगा। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग r इज गिवन बाय, इसका ये हमारा फॉर्मूला है एक्सिस, दिस इज 2p cos थीटा, क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट कितना है p cos थीटा, तो इस p की जगह हमने क्या लिया p cos थीटा, टू बी डिवाइडेड बाय r क्यूब, सो दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय r क्यूब। ये क्या हो गया E along the r। दूसरा, अब इसने बनाना है, ये वाली कौन सी पोजीशन है? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के कारण यहां जो E बनेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? E ट्रांसवर्सल, उसकी वैल्यू फिर वहां से देखते हैं P अपॉन r क्यूब, और इसका P कितना है? P sin थीटा, सो दिस इज P sin थीटा अपॉन r। ये हमारा आधा डेरिवेशन हो गया। अब इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए हमने पिछली बार देखा कि इसकी डायरेक्शन कैसी होती है? अपोजिट टू डायपोल मोमेंट। अगर डायपोल मोमेंट ऐसा है तो इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, पैरेलल, दैट इज एंटी पैरेलल, पैरेलल बट अपोजिट। ये कौन है? E ट्रांसवर्सल, दिस इज E along R। ये दोनों आ गए, कौन सा बड़ा होगा? थीटा पर डिपेंड करता है, बेसिकली थीटा पर डिपेंड करता है, पर ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एनीवे, ये दोनों वेक्टर बन गए। अब हमको इसका एक सिंगल वैल्यू चाहिए, तो सिंगल वैल्यू बनाने के लिए क्या करेंगे? वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के लिए हमने इसको कंप्लीट किया, और इसको कंप्लीट करके ये रहा इसका रिजल्ट। इस रिजल्टेंट को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ये दोनों का रिजल्ट। तो वो लंबी वाली डेरिवेशन इसमें हमको नहीं करनी है, हम खाली उसके रिजल्ट को यूज कर लेते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इक्वल टू, E is equal to root of ER square plus E transversal square. This is equal to, पहले ER का स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया 4p square cos square theta. This is to be divided by r to the power 6 plus ET square, इसका स्क्वायर किया, this is p square sin square theta to be divided by r to the power 3 का स्क्वायर किया r to the power 6। ये आ गया। Now this is equal to, कॉमन क्या क्या निकलेगा? p square बाहर निकलेगा तो p अपॉन r to the power 6 बाहर निकलेगा r to the power 3। अब रूट के अंदर क्या बचा? 4 cos square theta plus 1 sin square theta। तो 1 sin square theta को 1 cos square theta से ऐड कर दीजिए, क्या बन गया? 1 sin square theta plus cos square theta is equal to 1। तो वो हमने एक 1 ले लिया। अब कितने cos square theta बाकी रह गए? 3। So we write it plus 3 cos square theta। ये हमारा रिजल्ट। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, और ये जो पॉइंट है
इस पॉइंट में हमको गिवन क्या है, दैट दिस पॉइंट इज एट ए पोजीशन r मेकिंग एंगल थीटा, दिस इज एट ए डिस्टेंस r मेकिंग एंगल थीटा। इस जगह पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। सो दिस इज फॉर एनी पोजीशन। इस पोजीशन में थोड़ा सा एक मिनट देखिए, अगर ये एनी पोजीशन है, इसको अगर हम यहाँ एक्सिस पर ले आए तो क्या होगा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। थीटा की वैल्यू 0, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज 3 + 1 4, 4 का रूट किया तो 2, ये वाला 2 आ गया। अच्छा, अगर हम इसको E को P को यहाँ ले लें तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90। इसको 90 किया 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, P/r³। ये P/r। एक चीज सामने जो हम लोगों ने नहीं लिखी, वी शुड राइट इट हियर, 1/4πε0। I take it common from their initial, 1/4πε0। So this will be 1/4πε0। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। So direction of this electric field we can find out from here। इस डायरेक्शन को हम लोग बताएंगे कैसे, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम रेफरेंस लाइन लेते हैं पोजीशन वेक्टर r। ये पोजीशन वेक्टर r है, इस r की डायरेक्शन से ये कितना एंगल ऊपर है, इस भाषा में हम इसको बताएंगे। तो ये एंगल है, मान लीजिए दिस इज अल्फा, तो ये अल्फा कितना होगा, इसको निकालना बहुत आसान है। दिस इज वेक्टर विच er, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज वेक्टर et। So what is tangent alpha? So we write here, if alpha is angle, if alpha is angle of E with respect to vector r, then tan alpha is et/er। ओके, अब इन दोनों की वैल्यू रख देते हैं, ये रही et की वैल्यू, ये रही er की वैल्यू रखिए, और ओरली बताइए, p कैंसल हो गया, r³ कैंसल हो गया, सिर्फ क्या बचेगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और इसके सामने 2। So this is equal to half tangent theta, that is equal to tangent alpha। So resultant अगर एंगल अल्फा बनाता है तो उस अल्फा को हम लोग डायरेक्ट थीटा से निकाल सकते हैं इस तरीके से, और ये r के साथ ये एंगल बनता है अल्फा। तो ये रहा इसका मैग्नीट्यूड और ये इसकी डायरेक्शन। ये फॉर्मूला ऐसा है जो हर पॉइंट पे एप्लीकेबल होगा, भले एक्सल पे हो, भले ट्रांसवर्सल पे हो, भले कहीं तीसरी जगह हो, हर जगह ये एप्लीकेबल हो जाएगा। अच्छा, अब अगली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक डायपोल है, इसमें P की डायरेक्शन कौन सी है, -2 प्लस, ये वेक्टर P की डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की। यहां पर एक पॉइंट है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, दैट इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ P। तो ये यहां पर है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताइए, यहां पर अगर एक पॉइंट है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, टुवर्ड्स राइट कि टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट।
तो ये हमेशा along the P होता है। P की ये डायरेक्शन है, यहाँ पर कैसा है along the P, यहाँ भी कैसा होगा along the P। और इसको आप छोटा सा चेक कर सकते हैं, यहाँ एक प्लस चार्ज रखिए प्लस Q, ये माइनस उसको क्या करेगा इधर अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस क्या करेगा इसको रिपेल करेगा, पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है जो नजदीक है, तो अट्रैक्शन ज्यादा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको किधर मिलेगा इस डायरेक्शन। इज इट ओके? अच्छा, अब उसके बाद दूसरा ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन पे यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है अपोजिट टू P, अपोजिट टू P, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा। अब इस पर अगर हम नीचे आ जाएं तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, टुवर्ड्स राइट की टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप इसके साथ सर्कुलर घूमेंगे नहीं, इस लाइन पर देखिए यहां भी राइट यहां भी राइट, इस लाइन पर देखिए यहां भी लेफ्ट यहां भी लेफ्ट, पक्का, क्योंकि ये माइनस क्या करेगा इसको इधर अट्रैक्ट करेगा ऐसे, और ये प्लस क्या कर रहा है इसको रिपेल कर रहा है, देखो रिजल्टेंट ऐसा आया, इसलिए ये किधर रहेगा लेफ्ट। ओके, ये डायपोल का आ गया। अच्छा, अब अगर हम यहां पर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको किधर मिलेगा, ये पोजीशन, that is in this direction, this direction। यहां पर देखेंगे तो देखो अब थोड़ा सा सीक्वेंस आपको समझ में आएगा। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है ऐसे, यहां कैसा है ऐसे, यहां और थोड़ा सा आप ऊपर आएंगे तो यहां मिलेगा ऐसे, फिर यहां घूम गया इस तरफ, फिर यहां पर आएंगे तो ये और घूम जाएगा, दिस विल बी थोड़ा सा इससे नीचे हो जाएगा, दिस डायरेक्शन, देन इट विल बी दिस डायरेक्शन, फिर दिस विल बी दिस डायरेक्शन एंड हियर इट विल बी दिस। ये यहां से इस तरह था ऐसा, यहां से ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ और फाइनली ऐसा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है हर जगह। तो इस तरह से हर पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। नाउ अब हम ये देख रहे हैं कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है। तो हम लोग अभी एक दूसरी चीज पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसमें ये चीज साफ साफ बताई गई। उसके पहले डायपोल पर एक छोटी सी चीज और, डायपोल में आर का रिलेशन, डिस्टेंस का रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसा होता है, तो आंसर है E is directly proportional to 1 upon R Q। ये किसके केस में होता है डायपोल, लेकिन अगर पॉइंट चार्ज हो तो E is proportional to 1 upon R square। इससे एक छोटा सा प्रिंसिपल बनता है, if we go to a distance 2 centimeter, 2 centimeter सोर्स चार्ज से 2 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का और डायपोल का बराबर है। सपोज नाउ वी मेक दिस डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया डबल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पहला आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा। श्योर। अब पॉइंट चार्ज में ये जो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी कितने टाइम्स होगी, अगर आर को 2 किया तो कितना हो गया 4, 1/4, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 1/4। लेकिन डायपोल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम्स हो जाएगा 1/8, ज्यादा कमजोर हो गया। फिर हमने 3R पे चले गए, 3R पर अगर जाएंगे तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का कितना हो जाएगा 1/9, ये कितना हो जाएगा और जल्दी और कम हो जाएगा। तो एक प्रिंसिपल हम याद रखेंगे, इन केस ऑफ डायपोल द इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीट्स फास्टर। डिप्लीट का मतलब क्या होता है कम होना, तो जैसे जैसे हम दूर जाते हैं दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते हैं, पर किसका ज्यादा कम होता है डायपोल, बिकॉज इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/R3।
ठीक है, तो इस सेंटेंस को नोट कर लीजिए। इन केस ऑफ डायपोल द इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीट्स फास्टर। उसको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। So our next topic is electric lines of force या electric field lines। ये क्या होता है? अभी तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ चुके हैं। देखिए यहां पर हमने एक पॉइंट चार्ज रखा, दिस इज सोर्स चार्ज, ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। यहां पर हमने एक टेस्ट चार्ज रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगा? टेस्ट चार्ज क्या होता है? ये पॉजिटिव चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज यहाँ पे हमने रखा, ये इसको रिपेल करेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनने वाला है? दिस। यहाँ पर हमने रखा दिस, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखा, यहाँ पर रखा, रिपेल हुआ, यहाँ रखा, रिपेल हुआ। ये जो लाइंस बनी है, इस लाइन पर आप कहीं भी चार्ज को रखिए, यहाँ चार्ज को रखिए, फोर्स इधर लगेगा, यहाँ चार्ज को रखिए, फोर्स इधर लगेगा, यहाँ रखिए, इधर लगेगा। सो दीज लाइंस आर नोन एज लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। अगर हमने चार्ज नेगेटिव रखा, नेगेटिव, तो यहां पर हम टेस्ट चार्ज को रखते हैं प्लस, दिस एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फील्ड हियर इज लाइक दिस, हियर दिस वे, sorry, these are electric field lines for a negative charge, this is for a positive charge। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड देखिए। डायपोल लेते हैं, यहां पर हमने जगह जगह पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा, पॉजिटिव चार्ज रख के उस पर रिजल्टेंट निकाला। किसके कारण रिजल्टेंट? इन दोनों के कारण। और उस रिजल्टेंट से हमने एंगल ड्रॉ किया है, उस रिजल्टेंट से वेक्टर ड्रॉ किया। यहां पर जो एक्सल लाइन है, यहां पर हम क्या देखते हैं? ये लाइन आती है, यहां पर ये लाइन आती है। इसी तरह से यहां पर अगर हम देखते हैं तो ऐसे लाइन जाती है, और यहां पर ऐसे लाइन आती है। इस तरह से देखिए, माइनस में सब लाइंस अंदर आती है, प्लस से सब लाइंस बाहर जाती है। अगर हम उसकी पोजीशन बदलते जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर जिधर वो दिखाता है उधर उधर लाइन ड्रॉ करते जाएंगे तो हमको एक कर्व मिलता है, एंड दैट कर्व इज दिस। All these lines are going towards minus, and all these lines are emanating from plus। ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं, इन लाइंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये हमको क्या दिखाती हैं? ये हमको ये दिखाती हैं कि अगर इसके किसी भी पॉइंट पर यहाँ आप चार्ज रखेंगे तो इस पर फोर्स लगेगा, और वो फोर्स किस तरफ लगेगा? यहाँ पर हम टेंजेंट बनाएंगे एस, ये इसके फोर्स की डायरेक्शन।
अगर हम यहाँ पर चार्ज को रखेंगे तो इधर ना लग के किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा। अगर हम यहाँ रखेंगे चार्ज को तो फोर्स ऐसा लगेगा, यहाँ रखेंगे तो ऐसा लगेगा, यहाँ रखेंगे तो ऐसा लगेगा, यहाँ रखेंगे तो ऐसा लगेगा। तो ये क्या दिखाती है, एट एनी पॉइंट इफ वी प्लेस ए चार्ज देन द टेंजेंट विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किसी भी लोकेशन पर हमको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी जाती हैं तो ऐसी बहुत सारे रिजल्ट्स होते हैं, बहुत सारे कंक्लूजन्स होते हैं जो हम लोग सोच सकते हैं उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखकर। वो कंक्लूजन कौन से हैं उसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सबसे पहले डेफिनेशन, इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफाइन करने के लिए एक बड़ा सिंपल सेंटेंस है, दीज आर इमेजिनरी लाइंस। सच में नहीं होती है, दीज आर इमेजिनरी लाइंस which gives us characteristic of electric field at that particular point। किस तरह का कैरेक्टरिस्टिक, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं और उसकी डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। अब ये किस तरह से बताते हैं, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ लेते हैं। आप लोग को जो नोट्स मिले हैं उसमें देखिए पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लिखा हुआ है। ओके, इसलिए आपको दोबारा नोट्स में पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इसको पढ़ते जाते हैं। नंबर 1, ये हमेशा कहां से स्टार्ट होंगी, पॉजिटिव, और हमेशा कहां खत्म होंगी, और कभी भी ये क्लोज लूप नहीं बनाती है। कोई भी लाइन यहां से शुरू होके वापस यहां तक नहीं आती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर क्लोज लूप, दे आर डिसकंटिन्यूअस लूप। डिसकंटिन्यूअस लूप किसको कहते हैं, जो एक पॉइंट से शुरू होगा और दूसरे पॉइंट पे खत्म होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से शुरू होती है, पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और खत्म कहां होंगी, नेगेटिव, हमेशा। ओके, सो दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एट दिस। नंबर 2, दीज आर इमेजिनरी लाइंस। ये लाइन एक्चुअल नहीं होती है, खाली हमने इमेजिन किया हुआ है ताकि किसी भी जगह पर देखेंगे तो हमको प्रॉपर्टीज का कुछ पता लगेगा। और ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक बताती हैं, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक बताती है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन ये होता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी है, काल्पनिक है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी काल्पनिक चीज होती है, क्या ये भी इमेजिनरी चीज होती है, तो आंसर इज नो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इमेजिनरी, इट इज अ रियल थिंग। ये फिजिक्स में एक छोटी सी चीज आती है कि हम किसको इमेजिनरी बोले, किसको रियल बोले। तो रियल फिनोमेना या रियल थिंग वो होती है जो हमको कहीं मोशन करके दिखा सकती है, कुछ फोर्स लगा के दिखा सकती है, कुछ एक्ट करके दिखा सकती है, वो तो होती है रियल। इमेजिनरी जिसका हम खाली कैलकुलेशन करते हैं, जिसके इस नेचर में होने का या नहीं होने का हमारे पास कोई सबूत नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी है, कोई सबूत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का सबूत है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सबूत अभी हमारी सबकी जेब में है। जैसे आपके मोबाइल की घंटी बजती है, क्यों बजती है, टॉवर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वाइब्रेट होते हुए, वो हमारे मोबाइल के एंटीना में वाइब्रेशन करता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन गिरते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ऐसे वाइब्रेट होंगे, ऑसिलेट होंगे, तो उस सर्किट में जब वो ऑसिलेट होते हैं, दैट फॉर्म्स ए करंट। इलेक्ट्रॉन का चलना एक करंट बनता है और उस करंट के कारण मोबाइल में घंटी बजती है। अब घंटी बजना और हमको सुनना, ये रियल है कि इमेजिनरी है, रियल। इसलिए, और वो काम किसने किया, इलेक्ट्रॉन के हिलने ने, तो इलेक्ट्रॉन का हिलना रियल। इलेक्ट्रॉन को हिलाया किसने, हमारी थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको हिलाया। तो अगर इलेक्ट्रॉन का हिलना रियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा हुआ, रियल हुआ। दिस इज द थ्योरी वी पुट फॉरवर्ड टू प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए रियल। कोई भी रियल चीज लास्ट में लाके ऐसा इफेक्ट करेगी जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, दैट इज ए रियल थिंग। तो वो फिजिक्स में रियल थिंग। तो इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होती है, इमेजिनरी, ये रियल नहीं होती। थर्ड पॉइंट देखिए, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग एट दैट पॉइंट। ये हमने देखा
Okay, fourth point, the number of electric lines originating from a charge is Q upon epsilon naught. एक चार्ज अगर यहाँ पर Q रखा है तो इससे लाइंस निकलेंगी, पॉजिटिव चार्ज है, कितनी लाइंस निकलेंगी, तो ये हमको गॉस थ्योरम से पता चला है, आगे जाके भी हम पढ़ेंगे कि Q से कितनी निकलती हैं, वो दोज आर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक चार्ज होगा तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और Q चार्ज होगा तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतनी लाइंस निकलती हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। -12 को ऊपर ले जाइए, +12, ठीक है। उसमें 8.85 का एक ऑर्डर कम कर दीजिए तो 10 की पावर कितनी बची? 11। तो एक यूनिट चार्ज में से, एक कूलम चार्ज में से कितनी लाइंस निकलती हैं? 10 टू द पावर 11 समथिंग। समझ आया? सो दिस इज द नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग, ऐसा सोचा गया, क्योंकि है तो इमेजिनरी। ओके, उसके बाद अगला, 2 लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर क्रॉस ईच अदर। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि कभी भी हम लाइंस को देखते हैं तो ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। शब्दों को बदलते हैं, नहीं कर सकती, दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती हैं। तो दो 2 लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। क्यों? बिकॉज हमने अभी तक जो इसका प्रिंसिपल बनाया है, एट एनी पॉइंट इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। If they cross each other, then at this point, what is the direction of force? The answer is, according to this line, this is direction of force. According to this line, this is direction of force. Now, if we put a charge here, where will it go? So, this is not possible that 2 forces or a charge will go in 2 directions. So, that is not possible. अब ये अगर लाइन काटेगी तो वो पॉसिबल होगा, पर वो पॉसिबल हो नहीं सकता। इसलिए हमने रिजल्ट क्या निकाला? लाइनें एक दूसरे को नहीं काट सकती। So why 2 lines do not cross each other? Because if they intersect and cross each other, that will show that at the point of intersection the force has 2 directions, and that is not possible. Force always has 1 direction. ठीक है? Therefore lines do not intersect each other. ये वाला कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है और हर तीसरे चौथे साल एग्जाम में आता है। Why 2 lines do not cross each other? इसलिए इसका आंसर आपको अच्छे से तैयार करना है, ये आता है। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर बी क्लोज्ड लूप्स। They will never be closed loops. They are discontinuous loops. They start from positive charge and ends at the negative charge. Next, the electric lines of force do not pass through a conductor, as electric field inside a conductor is 0. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली हमको दिखाती हैं कि किस जगह पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रॉन्ग है। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पहले देखिए पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10, क्राउडेड लाइंस रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड डिस्टेंट लाइंस रिप्रेजेंट वीक फील्ड। अब यहां पर देखिए, इस जगह पर अगर मैं एक सर्कल बनाता हूं इतना बड़ा, इसके अंदर कितनी लाइंस हैं? 3। इसी सर्कल को उठा के यहां ले गए, कितनी लाइंस है? 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? यहाँ पर लाइंस क्राउडेड है और यहाँ पर लाइंस रेयर है। सो हियर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्ग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ हमको स्ट्रॉन्ग दिखाना है? जहाँ लाइंस की भीड़ ज्यादा है, जहाँ क्राउडिंग ज्यादा है। दैट शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, ये देखिए, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। This is point A and this is point B. Where the field is stronger? At point A, field is stronger. Is it clear? तो क्राउडिंग को देख के हम उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बता सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हाँ, जब बीच में मेटल आता है
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी जगह पर हैं और वहां पर हमने एक मेटल पीस रख दिया। यहां पर अगर हमने एक मेटल पीस रख दिया इस तरह से, तो बाद में जाकर हम पढ़ेंगे मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता। अगर मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता और ये लाइन क्या दिखाती है कि यहाँ मेटल, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जब हम मेटल रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके अंदर से नहीं जाती हैं। ये यहां पर जाकर टर्मिनेट हो जाती है। ये किधर से आ रही हैं? ये कहीं ना कहीं कौन सा चार्ज है? प्लस। ये यहां पर ऐसे पहुंची, इन्होंने इंडक्शन किया, इंडक्शन के कारण यहां पर कैसा चार्ज आ गया? माइनस। अगर ये माइनस इस तरफ आ गया, पोलर, इधर ध्यान दीजिए, अगर ये माइनस इस तरफ आ गया तो इसके जो बचे हुए प्लस है वो रिपेल होके किधर चले जाएंगे? इस तरफ। जब वो इस तरफ जाएंगे तो यहां एंड में पहुंचकर ये एक नई लाइन स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कौन स्टार्ट करता है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज ने यहां से लाइन ऐसे स्टार्ट कर दी। देखिए, पहले ये 4 लाइन थी, बीच में हमने ये मेटल रखा, तो अब ये नक्शा ऐसे हो जाता है। इसके अंदर कितनी लाइन्स हैं? एक भी नहीं। तो यहां से लाइन फिर चालू हो, वैसे 4 की 4 लाइन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जब भी मेटल रखा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां जाके खत्म हो जाएंगी और इधर कौन आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स। माइनस इधर खींच लिया जाएगा और इसके जो पेयर वाले, इसके जोड़ीदार जो पॉजिटिव चार्जेस है वो इधर चले जाएंगे और यहां से फिर से इलेक्ट्रिक लाइन स्टार्ट कर देंगे। पर इसके अंदर नो इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? ये ड्राइंग बनाइए और इस फैक्ट को याद रखिए, मेटल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम मेटल को रख देंगे तो वो पोलराइज हो जाएगा, एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस, इस तरह से। और वो प्लस के बाद लाइंस फिर कंटिन्यू करेंगे दिस वे। सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर। दिस इज कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैरेक्टरिस्टिक हो गए। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है और वहां नॉर्मली स्टूडेंट्स गलती करते हैं। ये एक सरफेस है, मेटल की सरफेस, इसको हमने चार्जेस दिए। चार्जेस इसमें सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, अपने आप रिपेल होके जहां जहां उनको सेटल होना था हो गए और ये पूरे पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलता है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हम बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे उसका नियम नहीं। यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी वो यहाँ पर 90 डिग्री बनाते हुए ऐसे निकलेगी, यहाँ पर 90 डिग्री ऐसे, यहाँ पर 90 डिग्री इस तरह से, यहाँ से इस तरह से और यहाँ पर ऐसे। So electric field lines always make a right angle to the surface. Always make right angle to the surface. अब देखिए, ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज है। ये दोनों चार्ज स्फेरिकल बॉडीज में हैं, एक प्लस और एक माइनस। यहां से हमने लाइन स्टार्ट की प्लस से, माइनस पे खत्म हो गई। ये एंगल कितना है? 90। यहां से एक लाइन स्टार्ट होती है और यहां पर आकर खत्म होती है। ड्रॉ करने का तरीका थोड़ा ध्यान दीजिए। नॉर्मली स्टूडेंट इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं,
दिस इज ए रॉन्ग मेथड। क्यों? क्योंकि यहाँ का एंगल देखिए, यहाँ का एंगल देखिए, दिस इज नॉट 90 डिग्री, सो दिस इज ए रॉन्ग मेथड। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? एट राइट एंगल। तो कैसे बनाएंगे इसको? यहां से जब आप निकालते हैं उस समय राइट एंगल रखिए, यहां जब एंटर कराते हैं तो राइट एंगल रखिए और इसको घुमाइए, मेक इट लाइक दिस। अब कैसी है राइट एंगल? यहां से हमने निकाली राइट एंगल, यहां एंटर करेगी राइट एंगल और ये ऐसा घूम के दिस विल बी ए स्मूथ कर्व एंड ये यहां आके इस तरह से। लेकिन लास्ट में आके इसका एंगल क्या बनना जरूरी है? राइट। समझ में आया? सो दिस इज ए रूल, इसको आपको याद रखना। क्यों? इसका एक छोटा सा रीजन भी है। रीजन ये है कि इस सरफेस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमको क्या शो करके देती है? लाइन ऑफ फोर्स। ओके, अगर इस पॉइंट पर ये वाला एंगल नहीं है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनता है, तो इस चार्ज पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुसार फोर्स लगेगा। इस फोर्स के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं। एक कंपोनेंट इस तरफ QE इज द फोर्स, और इस तरफ कितना हो जाएगा? QE cos थीटा, और इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? QE sin थीटा। ये दोनों तरफ हो गए। अब ये देखिए QE cos थीटा, ये इसको ऊपर ले जा रहा है, ये ऊपर नहीं निकाल सकता इसको, इसका रिएक्शन हो जाता है नीचे और वो उसको बैलेंस कर लेता है। QE cos थीटा इस सरफेस के अंदर है, ये QE cos थीटा इस चार्ज को ऐसे चलाते हुए ले जाएगा सरफेस में। लेकिन हम क्या देखते हैं कि एक सरफेस के चार्ज नहीं चल रहे हैं, इक्विलिब्रियम में। एक बार हमने चार्ज दिया, उनको जिधर जिधर फैलना था फैलने के बाद एक ही जगह पर इक्विलिब्रियम में। अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट फोर्स कितना है? 0। अगर इसका तो ये तो रिएक्शन से नेट फोर्स इसका 0 हो गया, इसका कोई इधर एक्शन नहीं। हम ये देखते हैं कि ये इधर चल नहीं रहा है, रुका हुआ है। अगर रुका हुआ है तो QE cos थीटा इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0। Why? In equilibrium. QE cos थीटा इज इक्वल टू 0। QE को इधर शिफ्ट करिए तो cos थीटा कितना हो गया? 0। तो थीटा कितना हुआ? 90। तो थीटा हमेशा कितना रहता है? 90 डिग्री। ये छोटा सा प्रूफ है। प्रूफ लिखिए, प्रूफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are always at right angle to the surface. Prove that electric field lines are always at right angle to the surface. ये वाला डायग्राम बनाइए और इन इक्विलिब्रियम इसको नोट करें। क्योंकि अगर ये 90 डिग्री नहीं होगा तो एक कंपोनेंट बनाएगा, उस कंपोनेंट के कारण चार्ज चलना शुरू कर देगा। और हम ये देख रहे हैं कि नहीं चल रहा है, मतलब वो इक्विलिब्रियम में है। स्ट्रिंग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर लाइक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज से लाइन निकलती है और नेगेटिव चार्ज में जाती है और ये एक तना हुआ रबर है, तो ये माइनस को क्या करेगा? खींचेगा कि रिपेल? छोटा होना चाहती है। इलास्टिक है और इलास्टिक कैसा है? खिंचा हुआ। अगर ये खिंची हुई लाइन है तो माइनस को ये क्या करेगी? अपनी तरफ खींचेगी। This is the reason negative is attracted by the positive charge, because this line wants to decrease its length. ये ऑलरेडी एक खिंचा हुआ रबर है, इस तरह से ये बिहेव करता है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को नॉर्मली रिपेल करती हैं, ट्रांसवर्सल रिपेल करती हैं, यानी
दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर हमने ऐसे बनाई, ये दो चार्ज रखे, इससे ये सरफेस है, इस सरफेस से राइट एंगल ये लाइन निकली, दूसरी लाइन भी यहां से राइट एंगल निकली, ऐसे जाना चाहिए। पर हम क्या देखते हैं, ये ऐसे नहीं जाती, ये ऐसे चली जाती है और ये ऐसे चली। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को ट्रांसवर्सल रिपेल करती हैं, यानी एक दूसरे को इधर और इधर पुश करती, रिपेल करती, और ये रिपेल करने के कारण इनकी शेप ऐसे हो जाती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी इसमें लिखी है या नहीं लिखी है, हाँ है, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 में देखिए, लाइनें हमेशा अपनी लेंथ को छोटा करना चाहती हैं, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी लाइन को हमेशा ट्रांसवर्सली रिपेल करती है, उसको पुश करती हैं। क्यों? क्योंकि एक लाइन दूसरी लाइन को काटती नहीं है। अगर हमने दो लाइनें ऐसी खींची, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये आगे बढ़ेगी, ये आगे बढ़ेगी, यहाँ कटेगी, लेकिन कटना अलाउड नहीं है। तो हम क्या देखते हैं, एक्चुअल में क्या होता है, ये लाइन ऐसे जाती है, इट गोज लाइक दिस, ये लाइन ऐसे गई, इट गोज, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करेगी। समझ में आया? सो दिस इज हाउ दे बिहेव। सो दिस वाज वन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसके कारण ये हमने एक यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा, ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज रखा, इससे लाइनें निकलकर ऐसे जाती हैं, ये भी इसको रिपेल करता है। द लाइन्स गो लाइक दिस, यहां से निकलती हैं, दे गो लाइक दिस। अब देखिए, ये जो यहां से निकल के ऐसे लाइन जाएगी, यहां से निकल के ऐसे लाइन जाएगी, ये यहां जाएगी तो क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, और इंटरसेक्ट करना अलाउड नहीं है। तो ये यहां जाती है ऐसे, और ये यहां जाती है ऐसे, देखो लाइन, और आगे जाके ऐसा और मूव करते हैं, इधर से ऐसे और ये। अब यहां पर ये एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल करती है, एक दूसरे को पसंद नहीं करती, रिपेल करती है। अगर ये रिपेल करती हैं तो क्या करेंगी, ये इधर जाना चाहती है, ये इधर जाना चाहती है, ये इसके साथ बंधी हुई है और ये इसके साथ बंधी हुई है। अगर ये दोनों दूर जाना चाहती हैं तो इस पर कैसा फोर्स लगेगा, दूर जाने का, इस पर दूर जाने का। तो ये कौन सा एक्शन हुआ, रिपल्शन। तो रिपल्शन किस किस के बीच में हुआ, पॉजिटिव टू पॉजिटिव। तो रिपल्शन क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करती है। अट्रैक्शन क्यों हो रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपने आप को छोटा करना चाहती है, लंबाई में हमेशा छोटा करना चाहती है और एक दूसरे को हमेशा रिपेल करती है। ये दो रीजन है कि पॉजिटिव नेगेटिव को खींचता क्यों है और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल क्यों करता है। ठीक है, अब ये लाइंस कैसी है, इमेजिनरी, तो ये रीजन भी कैसा है, इमेजिनरी, हमने सोचा, लेकिन समझ में तो आता है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस को बनाया ही इसलिए गया कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कैरेक्टर को समझ जाए कि वो किस तरह से काम करता है, और इससे अब हमको समझ में आता है कि किस तरह से ये काम करता है। ओके, इसके बाद अगली चीज जो हमने स्टडी करनी है कि अगर हम डायपोल को एक ऐसी जगह पर ले जाएं जिस पर कोई दूसरा चार्ज सिस्टम ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखा है पहले से, और हम डायपोल को वहां ले गए, तो क्या होगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनते हैं, इसकी जो लाइंस बनती हैं, इनकी डायरेक्शन कैसी होती है, तो प्लस से माइनस वाली डायरेक्शन अभी आपने देखी थी, पॉइंट चार्ज की डायरेक्शन आपने देखी है। 2 प्लस अगर हमने रखे तो ऐसी डायरेक्शन बनेगी, और ये जो शेप्स हैं, ये शेप भी आपके एग्जाम में आती है। किस तरह से क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द शेप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन 2 पॉजिटिव चार्जेस आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस। तो हम ये वाला नक्शा बना देंगे, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन देयर इज ए डायपोल having a positive charge and a negative charge, और उसके पहले आप बना चुके, प्लस से स्टार्ट होती है, माइनस पे खत्म होती है। What will be the electric field lines in case of a straight line, ये हमने पिछली बार किया था।
What will be the electric field lines in case of a plain sheet of charge? सब ऐसे पैरेलल निकलती, वो रिपेल करके जा नहीं सकती, क्योंकि अगर ये बीच वाली रिपेल करके इधर जाएगी तो इधर ऑलरेडी एक लाइन है, और ये रिपेल होके इधर जाएगी तो इधर भी लाइन है, इसलिए इसको कैसा जाना पड़ता है? सीधा, सभी ऐसे सीधे जा रहे हैं। हाँ, किनारे वाले के इधर लाइन नहीं है, ये मुड़ेगी, दिस इज नोन एज कर्लिंग। तो साइड्स में जो लाइन होती है वो थोड़ी सी मुड़ती है और बीच वाली लाइन सब सीधे जाती है। पर हमारी शीट बहुत बड़ी है, इसीलिए हम जहां पर देखेंगे वहां पर सब लाइंस कैसी दिखेंगी? स्ट्रेट दिखेंगी। अब ऐसा ही हमने यहां पर एक शीट रखी और उस शीट से सारी लाइंस निकल रही हैं। ये इस तरह से लाइंस निकल रही हैं। इन लाइंस में देखिए, अगर मैं इसकी ड्राइंग में आपको ये दिखाता हूं कि ये सब के डिस्टेंस बराबर है, जितना यहाँ डिस्टेंस है उतना ही यहाँ डिस्टेंस है, उतना ही यहाँ डिस्टेंस है, बिकॉज दे आर ऑल पैरेलल लाइंस। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में क्या कह सकते हैं? स्ट्रेंथ किससे पता लगती है? क्राउडिंग से। तो यहाँ पर क्राउडिंग कैसी है? ऑल द सेम, हर जगह पर सेम है, क्योंकि आप कहीं भी ऐसा देखिए एरिया बना के नंबर ऑफ लाइंस बराबर है। अगर क्राउडिंग सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कैसी होगी? सेम। तो जब हम ऐसा रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हर जगह पर स्ट्रेंथ कैसी होती है? सेम। अच्छा, अब ये वाले एरो क्या दिखाते हैं? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज सेम। So, a special electric field which has same strength at all the points, which has same direction at all the points. ऐसे वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने एक नाम रखा, we will call it यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड की सिचुएशन में सबसे ज्यादा यूज होने वाली टर्म है। There is a uniform electric field at a location. तो हम क्या समझ जाएंगे कि हर पॉइंट पर E की वैल्यू एक समान लेगी और डायरेक्शन भी हर जगह पर एक समान लेगी। अगर हम यहाँ चार्ज को रखेंगे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? QE इस तरफ, और यहाँ रख देंगे तो भी QE लगेगा, डायरेक्शन भी रहेगी, बिकॉज द फील्ड इज यूनिफॉर्म। ठीक है। अब हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है कि इस तरह से किसी जगह पर एक फील्ड बना हुआ है, आगे से हम क्या करेंगे कि फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए लाइंस बना देंगे, लेकिन उसका सोर्स नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको कैलकुलेशन फील्ड में करनी है, तो बार बार हम सोर्स को कष्ट नहीं देते। तो कोई भी सोर्स ने बनाया, किसी लोकेशन पर ये फील्ड है, अब ये फील्ड है और यहाँ पर हमने एक डायपोल रख दिया, ये डायपोल -q + q, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 है। अगर ये डायपोल रखा तो क्या होगा? क्या होगा से हमारा मतलब है कि ये क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, ये क्या कुछ कर सकता है इसमें। तो सुनिए, पहली चीज, जब हम इसको रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर फोर्स लगता है, किसी भी चार्ज पर फोर्स लगता है। इसको मैं फिर से बनाता हूं। यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डायपोल को रखा, ये डायपोल को रखा, यहाँ +q है और यहाँ पर -q। +q पर फोर्स लगता है किस तरफ? कितना फोर्स? QE। -q पर भी फोर्स लगता है, पर किस तरफ लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव पे किधर फोर्स लगाता है? अलोंग द फील्ड, और नेगेटिव पे किधर लगाता है? अपोजिट द फील्ड, इस तरफ लगा। लेकिन इसकी क्वांटिटी कितनी होगी इस फोर्स की? Q × E। ये इसका मैग्नीट्यूड, ये इसका मैग्नीट्यूड, तो दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे? इक्वल। अब साइकिल का एक हैंडल है, यहाँ आपने फोर्स इधर लगाया 10 न्यूटन, इधर भी लगाया 10 न्यूटन, ये दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं? टॉर्क। एंड दैट टॉर्क ट्राइज टू रोटेट। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन यहाँ पर हो गई, ये और ये दो। तो हम दो चीजों के बारे में कैलकुलेशन करते हैं। पहला,
This is what dipole in external electric field. ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल ने नहीं बनाया है, किसी और ने बनाया है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा, एक्सटर्नल। और ये कैसा है, यूनिफॉर्म। हम चाहे तो यहाँ यूनिफॉर्म भी लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म में इसका बिहेवियर बदल जाएगा। ओके, इसमें हमने रखा तो नेट फोर्स, ये डायपोल की बॉडी है। इस बॉडी पर राइट साइड में कितना फोर्स है, QE, लेफ्ट साइड में QE। नेट फोर्स कितना हुआ, 0। तो नेट फोर्स इस पर कितना होता है, 0। जिस चीज पर नेट फोर्स 0 होता है वो चीज मूव नहीं करती। तो इस डायपोल का ये जो सेंटर ऑफ मास है, द होल मास इज सपोज्ड टू बी सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ मास। वो सेंटर ऑफ मास किसी भी तरफ नहीं चलेगा, सेंटर ऑफ मास नहीं चलेगा। Why? The net force is 0। ये एक चीज का डिसाइड होता है। अब दूसरा, हम रोटेशनल मोशन को चेक करते हैं। रोटेशनल मोशन को कैसे चेक करते हैं, टॉर्क निकाल के। अगर टॉर्क काम करेगा तो ये घूमेगा, अगर टॉर्क नहीं होगा तो नहीं घूमेगा। फोर्स के बारे में क्या नियम था, फोर्स है तो लीनियर मोशन होगा, फोर्स नहीं है तो लीनियर मोशन नहीं होगा। वो तो हमने देख लिया। फोर्स 0 है, लीनियर मोशन नहीं होगा, मींस सेंटर ऑफ मास जहां है वहीं रहेगा। अब टॉर्क के बारे में देखिए, टॉर्क के लिए क्या चाहिए, देयर आर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, देयरफॉर ए टॉर्क इज क्रिएटेड। सो उसको यहां नोट करते हैं, देयर आर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस acting at different points. This different points of dipole. This creates a torque. टॉर्क कैसे निकालते हैं, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो यहां पर परपेंडिकुलर के लिए ये इसकी डायरेक्शन है, ये इसकी डायरेक्शन है, और ये रहा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। सो लेट्स कॉल इट A B C। सो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पर फोर्स कितना है, QE, एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, B into B to C, BC is the perpendicular distance। फोर्स कितना लिखा हमने, QE, और डिस्टेंस कितना लिया, BC, perpendicular distance। This gives the quantity of torque। Now this is equal to QE। BC को यहां चेक करिए, BC upon AB, BC upon AB, this is sin theta। BC upon AB is equal to sin theta। What is theta? ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, P, माइनस से प्लस की तरफ किसकी डायरेक्शन है, डायपोल मोमेंट। ये किसकी डायरेक्शन है, E, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, इसके बीच में कितना एंगल है, थीटा। ये थीटा होता है। ओके, तो साइन थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB। सो BC इज इक्वल टू AB साइन थीटा। तो दरवाजा बंद। ओके, BC इज इक्वल टू AB साइन थीटा। अब AB की लेंथ देखिए, A to B, दिस इज लेंथ ऑफ द डायपोल। लेंथ ऑफ द डायपोल इज इक्वल टू 2L। So this we can write as BC is equal to 2L sin। यहां पर रख देते हैं, this is 2L sin theta। 2 into Q into L, ये तीन चीजें मिलाकर क्या बनता है, P। So this is P E sin theta।
PE sin थीटा। ये इसकी क्वांटिटी आ गई टॉर्क, तो ये टॉर्क का फॉर्मूला आया PE sin थीटा। नाउ टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, P is a vector quantity and E is also a vector quantity. So this we can write as torque is equal to P cross. Torque is equal to P cross E. ठीक है? तो ये इसके टॉर्क के बारे में नोट करिए। एक छोटी सी चीज और लेके then we'll finish it. टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब sin थीटा मैक्सिमम होगा। और साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा 90 डिग्री होता है। मींस ये डायपोल ऐसा है। सो मैक्सिमम टॉर्क इस समय टॉर्क कैसा होगा? मैक्सिमम। And how much will be this torque? Right? फिर P minus Q plus E। यहाँ पर थीटा कितना है? 0। टॉर्क इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर ये E है और ये P है, E इधर P इधर, तो थीटा कितना लेना है? 180 डिग्री। तो टॉर्क कितना होगा? 0, क्योंकि साइन 180 क्या होता है? 0। ये अगर E है और इसको हमने ऐसा घुमा दिया, ये माइनस Q, ये प्लस Q। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ P। This is direction of E. So angle कितना घूम चुका है? 270 and now torque is equal to minus P into, क्योंकि sin 270 कितना होता है? -1. So this is minus P. 4 सिचुएशन। This is 0, this is maximum QE और 90 डिग्री घुमा 180 हो गया तो फिर से 0 और 270 हुआ तो माइनस P। ये चारों सिचुएशन आपको याद रखनी चाहिए टॉर्क। यहाँ से समझ आ रही है? दिस इज सिचुएशन नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3 एंड दिस इज नंबर 4। So this is when we rotate a dipole in electric field, it experience a torque। ये बहुत जरूरी है, आगे जाके आपको इसकी जरूरत पड़ेगी अगली कैलकुलेशंस में और कुछ मशीन्स को पढ़ने के लिए। सो डायपोल और उस पर लगने वाला टॉर्क ये हमारा हो गया।